हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक नया अध्याय 14 पारितंत्र। इस अध्याय में आपको 8 हेडिंग पढ़ना है। पहली हेडिंग होगी आपकी पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। उसके बाद आप पढ़ेंगे उत्पादकता, फिर अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रम, पोषक चक्र और लास्ट आपकी हेडिंग होगी पारितंत्र सेवाओं के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले पारितंत्र के परिचय के बारे में देखते हैं। अध्याय 14 पारितंत्र बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो देखें ध्यान से। परिचय: पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो पारितंत्र होता क्या है? तो पारितंत्र जो है वह प्रकृति की, नेचर की एक क्रियाशील इकाई होती है। पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पारितंत्र जो है वह प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में होता है। यहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। ठीक है, तो पारितंत्र जो है, पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई होती है जहां पर जीवधारी आपस में और अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए रहते हैं। ठीक है, पारितंत्र जो है अगर इसकी आकार देखा जाए तो पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। ठीक है, कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व परितंत्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो कई जो पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं वे संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को, ठीक है, संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र शामिल होते हैं। क्योंकि यह तंत्र जो है बहुत विशाल और जटिल होता है, क्योंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल होता है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 2 आधारभूत श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पारितंत्र है वह बहुत विशाल और जटिल होता है। ठीक है, इसलिए इसको अध्ययन करने के लिए इसको 2 श्रेणियों में बांट देते हैं, मुख्यतः स्थलीय और जलीय। ठीक है, तो पारितंत्र को आप देख रहे हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटेंगे, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो स्थलीय पारितंत्र में कौन कौन आते हैं? तो आप देख रहे हैं कि जंगल, घास के मैदान और मरुस्थल आदि जो हैं वे कुछ स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार, नदमुख आदि जलीय पारितंत्र के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र जो है वह प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहां पर जीवधारी आपस में और अपने आसपास के भौतिक वातावरण, अपने भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, पारितंत्र की अगर आकार की बात की जाए तो पारितंत्र का आकार जो है एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कुछ पारिस्थितिक वैज्ञानिक ऐसे हैं जो संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र शामिल होते हैं।
चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल और जटिल होता है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 2 आधारभूत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे मुख्यतः स्थलीय और जलीय पारितंत्र कहा जाता है। स्थलीय पारितंत्र के अंदर जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल आदि को शामिल किया गया है, जबकि जलीय पारितंत्र के अंदर झील, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां, ज्वार, नदमुख आदि को शामिल किया गया है। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में, ठीक है, जो मानव के द्वारा तैयार होता है, मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में सस्य भूमि और जीवशाला को माना जा सकता है। ठीक है, तो जो मानव निर्मित पारितंत्र हैं वे सस्य भूमि है जहां पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है, और जल जीवशाला जहां पर जीवों को तालाबों में पाला जाता है, वह मानव निर्मित पारितंत्र में हम मान सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको पारितंत्र की संरचना के बारे में बताया जाएगा, उसकी क्रियाशीलता के बारे में आपको इस चैप्टर की पहली हेडिंग के बारे में समझाया जाएगा। तो हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश अर्थात उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण अर्थात आहार श्रृंखला, आहार जाल, पोषण चक्र और निर्गम, जिसे निम्नीकरण या ऊर्जा क्षति का अवगमन, अवरोध कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको पारितंत्र की संरचना के बारे में बताया जाएगा ताकि आप जो है निवेश, ऊर्जा का स्थानांतरण तथा निर्गम का अवगमन कर सकें। इसके साथ ही हम चक्रों के बारे में, श्रृंखलाओं के बारे में, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा होती हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश अर्थात उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ कहाँ होगा? आहार श्रृंखला के रूप में, जाल के रूप में, पोषण चक्र के रूप में, तथा निर्गम, निम्नीकरण या ऊर्जा क्षति का अवगमन, अवबोध को आप समझ सकेंगे। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की चर्चा हम पहले हेडिंग में करेंगे। तो आपकी जो पहली हेडिंग होगी चैप्टर 14 की, वह होगी पारितंत्र संरचना और क्रियाशीलता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।